हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में लगभग सभी टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं और जो लास्ट अपन ने पढ़ा था गैस, ऑक्सीजन गैस और ऑक्साइड बताए थे अपन ने। ऑक्साइड में फिर अपन ने तीनों तरह से नाम लिया था, धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड, जिस तरह से बताए थे। उसके बाद में अपन ने बात कर ली थी उसी में ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड, इस तरह से बात की थी। नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र दोनों अपन ने डिस्कस किया। अभी जो अपन बात करने जा रहे हैं, एक तो अम्लीय वर्षा और एक शब्द आता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव और एक अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ग्रीन हाउस प्रभाव और अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन। पहले अपन इसमें बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। देखो, ग्रीन हाउस शब्द जो लिया गया, ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है जहां प्रकाश की मात्रा या तीव्रता बहुत कम होती है। प्रकाश की तीव्रता बहुत कम है क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत कम उपलब्ध हो पाता है। तो यहाँ वनस्पति उत्पादन के लिए जो भी वनस्पति उत्पादन है ना, उसके लिए बनाए जाते हैं ग्लास हाउस, कांच के घर बनाए जाते हैं। विकिरण जो भी आपतित होंगे, सूर्य के विकिरण जो आपतित होंगे वो पुनर्विकिरित होते हैं, लेकिन इन ग्लास हाउस में जितना भी सूर्य के प्रकाश का विकिरण आपतित होता है उससे पुनर्विकिरण नहीं हो पाता। तो इसके यहाँ पर इन ग्लास हाउस में तापमान बना रहता है, तापमान बढ़ा हुआ रहता है। कौन से क्षेत्रों में? ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो वहाँ वनस्पति उत्पादन के लिए ग्लास हाउस बनाए जाते हैं फार्मों के ऊपर। उससे क्या हुआ जाता है कि वनस्पति उत्पादन के लिए आवश्यक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो ये वनस्पति उत्पादन के लिए बनाए गए, उनको नाम दिया जाता है ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस जो फिलहाल अपन बात करने जा रहे हैं, ये बात हो रही है अपने वायुमंडल में। वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो समझो। सूर्य का प्रकाश दिन भर जितना आपतित होता है, सनलाइट जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तल पर आपतित होता है और इतना ही पुनर्विकिरित होता है, इतना ही पुनर्विकिरित होता है। कुछ अवशोषित होगा, कुछ फिर पुनर्विकिरित होगा। तो सूर्य का प्रकाश जो आपतित होता है वो पुनर्विकिरित होता है और वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस, जल वाष्प, CO2, ये जो मौजूद हैं किसमें? वायुमंडल में। ये इस पुनर्विकिरित उसमें विकिरणों का अवशोषण करती हैं। इनके द्वारा पुनर्विकिरित विकिरणों का क्या किया जाता है? अभी अवशोषण किया जाता है और इससे पृथ्वी के आसपास का तापमान अधिक रहता है वायुमंडल की ऊपरी परतों की तुलना में। तो ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश किरणें आपतित हुई वो पुनर्विकिरित होने के दौरान वायुमंडलीय गैसों द्वारा इनका क्या हुआ? भी अवशोषण हुआ। उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर ऊपर की तुलना में ज़्यादा बना रहता है। अब जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ा, इसके अलावा जितना ज़्यादा वाहनों का प्रयोग बढ़ा, जितना ज़्यादा शहरीकरण हुआ और जितना ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई, इन सबका मिला जुला प्रभाव क्या रहा? इन सबका मिला जुला प्रभाव ये रहा कि वायुमंडल में जो वायु प्रदूषक गैसें हैं
उनका उत्सर्जन लगातार हुआ, कार्बन का उत्सर्जन लगातार हुआ। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से, खासतौर से CO2 की मात्रा बढ़ने से और ईंधन के दहन में जैसे मैथेन वगैरह ये गैस उत्सर्जित होती हैं। इसके अलावा जो AC रेफ्रिजरेटर हैं उनमें CFC का प्रयोग, ये सब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वायुमंडल में पुनर्विकृत जो उसमें विकिरण है उनका अवशोषण और तेजी से हुआ। तो जब पुनर्विकृत उसमें विकिरणों का अवशोषण ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली पृथ्वी के आसपास का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो जो ग्रीन हाउस यूज किए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वह स्थिति वायुमंडल में भी होने लग गई है। और इन गैसों की वजह से, इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से वायुमंडलीय टेम्परेचर में जो वृद्धि हुई है उसको नाम दिया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव है पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा, जिसमें CO2 है, मैथेन है, CFCs हैं, इसके अलावा नमी भी है, ये सब गैसों के द्वारा वायुमंडलीय पृथ्वी तल से पुनर्विकृत होने वाले उसमें विकिरणों का अवशोषण होता है। पृथ्वी के आसपास का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है और ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर की स्थिति है उसको नाम दिया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब पृथ्वी के आसपास का टेम्परेचर बढ़ा, तापमान में वृद्धि हुई ग्रीन हाउस इफेक्ट से। तो यहां मैं पहले बता रहा हूं ग्रीन हाउस गैसें, और ग्रीन हाउस गैसों में देखो CO2, मैथेन, इसके अलावा CFCs, इसके अलावा नमी जो अपन बोलते हैं जलवाष्प, CO2, मैथेन, जो ये इस तरह से बताई गई। तो ये जो गैसें हैं इनकी वजह से, इन गैसों की वजह से, इन सब गैसों की वजह से पुनर्विकृत उष्मीय विकिरण जो है उनका अवशोषण ज्यादा हुआ है, उससे पृथ्वी के आसपास के टेम्परेचर में वृद्धि हुई है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जिसमें मेन कौन सी आती है भाई, CO2 आती है। और इनसे जो प्रभाव हुआ, प्रभाव ये हुआ कि पृथ्वी के औसत तापमान में, अभी प्रभाव नहीं अपन बोलेंगे इसको दुष्प्रभाव, प्रभाव नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोला जाएगा, दुष्प्रभाव। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई और इसको नाम दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या नाम दिया जाता है भाई, ग्लोबल वार्मिंग इसको नाम दिया जाता है। पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि हो गई है उसे ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया जाता है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, औसत तापमान में वृद्धि, ध्रुवों की बर्फ पिघलना, ध्रुवों की बर्फ पिघलना, और ध्रुवों की बर्फ पिघली है उससे समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन, देखते हो आजकल मौसम चक्र परिवर्तन लिखेंगे अपन, इसके साथ में लिख देंगे मौसम चक्र परिवर्तन। जैसा अपन देखते हैं जो गर्मी शुरू होती थी मार्च के बाद में, अप्रैल मई में, वो अब आजकल जाकर जून में जाके शुरू होती है, लेट तक चलती है, सितंबर अक्टूबर तक। सर्दी जो अक्टूबर तक शुरू हो जाती है वो नवंबर लास्ट तक आगे आती है। मौसम का कोई पता नहीं है, कब बारिश हो जाए, कब तेजी से गर्मी होने लग जाए, कब एकदम से ठंड हो जाए। ये सब मौसम चक्कर जो परिवर्तन हुआ है, जलवायु परिवर्तन हुआ है, ये सब किसकी वजह से हुआ भाई, ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट की वजह से हुआ है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है, उसे ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई है। तो तटीय जो
देश हैं जो समुद्री तल के आसपास लगभग स्थित हैं, इतनी ऊंचाई पर स्थित है, उनके तो लगभग डूबने का खतरा पैदा हो गया है। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से ये जो सारा परिवर्तन आया है, इसी से अब जैसे तापमान में वृद्धि हुई है तो उससे संबंधित बहुत सारे रोगों में भी वृद्धि हुई है, उन सबसे उनकी वजह से भी बहुत सारी वृद्धि हुई है। तो जो मेन आया भाई, औसत तापमान में वृद्धि हुई, अनेक रोगों मुख्यतः कैंसर की वृद्धि, अनेक रोगों मुख्यतः कैंसर की वृद्धि, ये स्थिति भी आ गई है कि कैंसर रोग जो रोग है, त्वचा कैंसर वगैरह, ये सारा काफ़ी बढ़ गया है। तो ये जो सारे दुष्प्रभाव हैं हुए सारे के सारे किसकी वजह से अभी ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट की वजह से हुए हैं, जो जिसका मुख्य कारण ये बना है जो गैसें अपन ने बताई। अब इसमें देखो जो CO2 NO2 है, उनका तो मुख्य दहन क्या हो रहा है, जितना भी वाहनों का ईंधन है उनके दहन से मुक्त हो रही है। जीवाश्म जो ईंधन है CO2 NO2, इनका जो सोर्स है उसका सोर्स मेन आ जाता है भाई वाहनों का ईंधन, वाहनों का ईंधन जो अपन बात करें। अब इसमें सारे आ गए, पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया, CNG भी आ गया, LPG भी आ गया। CFC का सोर्स, CFC का जो सोर्स है वो AC है और रेफ्रिजरेटर, यानी प्रशीतक के रूप में एक काम आती है इनके द्वारा। इसी प्रकार से मैथेन का जो स्रोत है, मैथेन का स्रोत है भाई जीवाश्मीय ईंधन, कोयला वगैरह जो जलाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन कौन सा है भाई, जीवाश्म के उच्च दाब और दाब से तो कोयले का रूपांतरण होता है। तो ये सब, इसके अलावा धान के खेत जो है उनमें भी जो कौन सी गैस मुक्त होती है, मेथेन गैस मुक्त होती है। ये इन सब के सोर्स हैं, इनकी वजह से ये सारी स्थिति आती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो अपन ने बताया कि एक तरह से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसका मेन कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है भाई, CO2, फिर नंबर आता है मैथेन का। तो इस तरह से ये जो गैसें हैं ये वायुमंडल से, पृथ्वी से पुनर्विकृत उसमें विकिरणों का अवशोषण करती हैं, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। उसके बाद में दूसरा शब्द जो अपन ने बताया, अम्लीय वर्षा। ग्रीन हाउस के साथ में दूसरा शब्द जो अपन ने बताया, अच्छा एक लाइन में इसमें नोट कर लेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जोसेफ फूरियर ने बताया। जे फूरियर बोला जाता है, तो जोसेफ फूरियर ग्रीन हाउस के प्रभाव के बारे में जोसेफ फूरियर ने बताया, ये ध्यान रखना। दूसरा जो अपन बात कर रहे हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, इसके बारे में अपन ने पहले भी थोड़ी सी चर्चा की थी। अम्लीय वर्षा, ध्यान दो, इसमें जो ईंधन का जो दहन होता है, ईंधन का दहन, अब ईंधन में कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG व CNG, ये सब हैं। ईंधन के दहन से प्रमुख जो वायु प्रदूषक हैं वो मुक्त होते हैं, SO2 और NO2। ये दोनों हैं प्रमुख वायु प्रदूषक, ये दोनों हैं प्रमुख वायु प्रदूषक, SO2 और NO2। और ये SO2 NO2 वायुमंडल में, वायुमंडल में इनकी क्रिया होती है जल वाष्प से।
तो जल वाष्प और सल्फ्यूरिक एसिड से तो सल्फर डाइऑक्साइड से तो बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और जल वाष्प और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बन जाता है नाइट्रिक अम्ल। ये जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है भाई? वायुमंडल में हो रहा है। ये जो निर्माण हो रहा है वो वायुमंडल में हो रहा है, और ये जो बनते हैं ये वर्षा जल के साथ, वर्षा जल के साथ भूतल पर आना। अब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा कि वर्षा जल का जो पीएच होता है, वर्षा जल का पीएच बोला जाता है 7, यानी शुद्ध जल बोला जाता है। वर्षा जल शुद्ध जल बोला जाता है जिसका पीएच होता है 7। और ये अम्ल जो हैं ये वर्षा जल में घुल रहे हैं यदि वर्षा जल का पीएच लेस देन 5.6, यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा नाम कब देंगे? वर्षा जल जो कि शुद्ध जल माना जाता है जिसका पीएच 7 होता है, अगर वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो गया तब इसको नाम देते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का मतलब ये नहीं कि अम्ल ले जाके छिड़क रहे हो या अम्ल की बरसात की जा रही है। वायुमंडल में अब यह भी मेन चीज वही होगी, प्रदूषण। जितना भी जीवाश्म ईंधन जलता है, जितना भी कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, जितना भी आज जीवाश्म ईंधन है, इनके दहन से वायुमंडल में प्रमुख गैसें मुक्त हो रही है, वायु प्रदूषक गैसें SO2 और NO2। SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल में जो जलवाष्प है, नमी, उनसे जब क्रिया करती है तो फिर बन जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये क्रिया होती है वायुमंडल में। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब वर्षा जल के साथ आते हैं तो वर्षा जल का पीएच जो 7 है वो डाउन होता है। यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम है तब उसको नाम दिया जाता है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के सोर्स कौन हो गए? अम्लीय वर्षा के स्रोत हो गए SO2 है, NO2, और ये दोनों के दोनों हैं प्रमुख वायु प्रदूषक। ये दोनों गैसें हैं प्रमुख वायु प्रदूषक। ठीक है, ध्यान रखना। SO2 ज्वालामुखी उद्गार से भी मुक्त होती है। SO2 ज्वालामुखी उद्गार से भी मुक्त होती है। तो ये अम्लीय वर्षा के मेन सोर्स हो गए। इनकी वजह से वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है जो वर्षा जल के पीएच के मान को कम करता है, वो अम्लीय वर्षा बनती है। अब इस अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव भूमि की उर्वरता कम होना। क्यों? मृदा का पीएच परिवर्तित हो जाएगा, मृदा पीएच परिवर्तित हो जाता है। भूमि की उर्वरता कम होना, मृदा पीएच क्या हो जाता है अभी? परिवर्तित हो जाता है, उससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। नंबर 2, दूसरा जो है वो है चूना पत्थर, मार्बल पत्थर का संक्षारण।
चूना पत्थर व मार्बल पत्थर का संक्षारण। संक्षारण है ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें वो तेजी से नष्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल का रंग पीला होना। भाई ताजमहल क्या है, मार्बल पत्थर है, और मार्बल वहाँ पर मथुरा जो रिफाइनरी है, आगरा से थोड़ी दूरी पर मथुरा रिफाइनरी स्थित है। मथुरा रिफाइनरी से SO2 और NO2 प्रमुख वायु प्रदूषक लगातार मुक्त होते हैं, उनकी वजह से अम्लीय वर्षा का प्रभाव हुआ। अम्लीय वर्षा की वजह से मार्बल पत्थर लगातार संक्षारित हुआ, तो वो ताजमहल का रंग पीला होना या बदरंग होना। और इसी प्रकार से लोहे की वस्तुओं का संक्षारण। लोहे की वस्तुओं का संक्षारण। लोहे की वस्तुओं का संक्षारण। फॉर एग्जाम्पल रेल की पटरियां। रेल की पटरियों का संक्षारण। और ये भी किसका प्रभाव है भाई, अम्लीय वर्षा का प्रभाव है, उसकी वजह से स्थिति जैसे आ जाती है। तो ये जो अपन ने बताया दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ में अम्लीय वर्षा। और यहाँ पर भी ध्यान देना, अम्लीय वर्षा पद या शब्द, इसके बारे में रॉबर्ट एंगसन ने बताया। रॉबर्ट एंगसन ने बताया। तो अम्लीय वर्षा के बारे में किसने बताया भाई, रॉबर्ट एंगसन ने। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया जोसेफ फूरियर ने। ये दोनों चीज अपन ने जो बताई, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक अम्लीय वर्षा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूछेगा अगर कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आप बताओगे CO2, उसके बाद में नंबर आता है मेथेन का, फिर CFC है, फिर NO2 है, और जलवाष्प भी ध्यान रखना, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस के लिए बोल सकते हैं अपन, क्योंकि जलवाष्प भी उसमें विकिरणों के पुनरावसरण को रोकती है, पुनरावसरण करती है। इसके बाद में अम्लीय वर्षा के लिए पूछेगा तो SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों वायु प्रदूषक हैं, ये अम्लीय वर्षा के लिए मेन जिम्मेदार हैं। अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा वैश्विक तापमान में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो आप बताओगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। अम्लीय वर्षा के लिए अपन ने बता ही दिया कि किस तरह से इफेक्ट डाल रही है। अब ये दोनों चीजें अपन ने क्लियर की, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक अम्लीय वर्षा। अगला पॉइंट जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पदार्थ की अशुद्धियों का, पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण। पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण, यानी मिश्रण में जब बहुत सारे पदार्थ मौजूद हों, पृथक्करण क्या बोलते हैं भाई अपन, शोधन ही बोलते हैं, एक तरह से प्योरिफिकेशन है। ये जब मिश्रण में बहुत सारे अवयव मौजूद हैं उनको पृथक करना। किसी मिश्रण के अवयवी घटकों को अलग अलग रूप से प्राप्त करना पृथक्करण कहलाता है। वो क्या कहलाता है भाई, सेपरेशन, पृथक्करण कहलाता है। किसी भी मिश्रण के अवयवी घटकों को अलग अलग रूप से प्राप्त करना, उसे अपन नाम देते हैं पृथक्करण। अब ये पृथक्करण जो है, एक तो होता है भाई ठोसों का शोधन और एक होता है द्रवों का शोधन। ठोस पदार्थों को शुद्ध रूप में प्राप्त करना, द्रव पदार्थों को शुद्ध रूप में प्राप्त करना। इसमें एक तो आता है क्रिस्टलीकरण, एक विधि आती है आसवन। क्रिस्टलीकरण ये यूज किया जाता है
ठोसों के शोधन में, और आसवन यूज किया जाता है द्रवों के शोधन में। तो ठोस पदार्थों के शोधन में उनके पृथक्करण के लिए तो क्रिस्टलीकरण विधि मेन यूज की जाती है, और द्रव पदार्थों के शोधन में उनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए आसवन विधि प्रयुक्त की जाती है। और आसवन विधि के अंदर एक तो जैसे क्रिस्टलीकरण में अपन ने लिखा तो दोनों तरह से शब्द आएगा, साधारण क्रिस्टलीकरण और प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। एक इसी में एक यूज किया जाता है ठोसों के शोधन। एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ऊर्ध्वपातन, क्या लिख रहा हूं भाई मैं, ऊर्ध्वपातन, और ये भी है ठोसों के शोधन में, ठोस पदार्थों के शोधन में इसको यूज करते हैं ऊर्ध्वपातन को, ये भी ठोसों के शोधन में यूज की जाती है। एक आती है क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं द्रवों के शोधन में। वर्ण लेखन द्रवों के शोधन में इसको प्रयुक्त करते हैं। ये द्रव पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त की जाती है। तो मेन जो यहाँ मैंने लिखा है, पहला लिखा है क्रिस्टलीकरण, दूसरा आसवन, तीसरा ऊर्ध्वपातन, चौथा क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन। ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन, ये हो गया डिस्टिलेशन, ये सब्लिमेशन, और ये क्रोमेटोग्राफी। पहले बात करेंगे अपन क्रिस्टलीकरण, और ये बोला जाता है, अपन बात कर रहे हैं ठोसों का शोधन, मिश्रण में से ठोस पदार्थों का शोधन। और इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं साधारण क्रिस्टलीकरण। साधारण क्रिस्टलीकरण। अब देखो क्रिस्टलीकरण कैसे करते हैं। क्रिस्टल अपन जानते हैं ठोस क्रिस्टल जो होते हैं जिनका एक निश्चित आकार होगा क्रिस्टलीकरण विधि में। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है, दो तीन पदार्थ एक जगह मिले हुए हैं, जैसे नमक है, नमक के साथ में है रेत, समझ रहे हो, या पत्थर के कण, ये मिश्रण है अपने पास में। अब बताओ ये ठोसों का मिश्रण हुआ ना। अब इसको घोला जाएगा उचित विलायक में। अब यहां उचित विलायक से मतलब है, जैसे अपन यहां ले लिया जल, जब जल में अपन इसको घोलेंगे, जल में इसको घोला जाएगा तो ये तो हो गया विलय। ये जो मिश्रण अपन बोल रहे हैं ये तो क्या हो गया भाई, विलय, और जल क्या हो गया अपने पास में, विलायक। इसको इसमें घोला जाता है। जब इसमें घोला जाएगा तो बताओ, और साथ में गर्म करेंगे तो साथ में गर्म करते हुए घोलते हैं तो नमक और जल का मिश्रण बन जाता है। नमक और जल का मिश्रण बन जाता है, सांद्र मिश्रण बन जाता है। गरम करते हुए घोलने पर, गरम करते हुए घोलने पर, और फिर इसको अपन छनित्र में छान लेते हैं। छनित्र में छानना, और अब जो मिश्रण प्राप्त हुआ, नमक व जल का सांद्रित मिश्रण का करते हैं को ठंडा करने पर। अब जैसे अपन इसको ठंडा करेंगे ना, बताओ ठंडा करने पर क्या होगा, नमक और जल का जो सांद्रित मिश्रण है, अब ठंडा करेंगे तो नमक क्रिस्टलीकृत हो जाएगा, नमक क्रिस्टलीकृत हो जाता है। जैसे अपन इसको अब ठंडा करेंगे, गर्म करके घोला था, ठंडा करेंगे तो नमक जो है वो क्रिस्टलीकृत होकर जम जाएगा, जल से पृथक हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा अपन ने नमक को रेत और उसमें से अलग करके निकाला, जल में घोलकर, उचित विलायक में घोलकर। ये तो एक साधारण क्रिस्टलीकरण। एक बोलते हैं प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, दूसरा जो शब्द लिख रहा हूं मैं प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। अब प्रभाजी क्रिस्टलीकरण कब करते हैं,
अगर दो विलय एक ही विलायक में घुलनशील हैं, लेकिन उनका घुलने का जो विलेयता जो है उसमें फर्क है। जैसे अपन ने अभी बताया नमक और चीनी ये हो गए विलय, और क्या है ये मिश्रण है। और जल अपन ने क्या ले लिया भाई, विलायक। अब बताओ नमक भी जल में घुलनशील है और चीनी भी जल में घुलनशील है, दोनों घुलनशील है ना। इन दोनों को मिलाने पर बना गर्म करते हुए विलयन बनाना या घोलना। अब ये दोनों जल में घुल रहे हैं, लेकिन विलेयता में डिफरेंस तो है, नमक की विलेयता और चीनी की विलेयता में डिफरेंस है। अब इनका डिफरेंस है तो अब दोनों गर्म करने पर जल में घुल तो गए। अब जैसे इसको इस सांद्रित विलयन को, गर्म सांद्रित विलयन को ठंडा करने पर अलग अलग ताप पर नमक व चीनी का क्रिस्टलीकरण होता है। और ये प्रक्रिया हम लगातार दोहराएंगे। जैसे इस प्रक्रिया को अपन 5-6 बार दोहराएंगे या 4-5 बार दोहराएंगे तो उससे पूर्ण रूप से दोनों के क्रिस्टल पृथक हो जाएंगे। तो प्रभाजी शब्द वहीं यूज किया जाएगा कि जहां दो विलय होंगे, एक सामने वाले विलायक में समान रूप से घुलेंगे, लेकिन उनके विलेयता में टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, तो विलेयता का फर्क आएगा। नमक और चीनी दोनों विलय हैं मिश्रण में, दोनों जल में विलायक में विलयनशील हैं, लेकिन दोनों की विलेयता अलग अलग है जल के साथ में। तो दोनों को घोलकर जब मिश्रण को ठंडा करके ठंडा करेंगे तो दोनों के क्रिस्टलीकरण दोनों का अलग अलग टेम्परेचर पर होगा। उस आधार पर दोनों के क्रिस्टल पृथक हो जाएंगे। इस बार बार दोहराने से पूरा पदार्थ अलग अलग रूप से क्रिस्टलीकृत रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रभाजी क्रिस्टलन किया जाता है, तो शुद्ध रूप से पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठोस पदार्थों के शोधन में एक बताया अपन ने साधारण क्रिस्टलीकरण, दूसरा बताया अपन ने प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। आप ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण में तीसरी विधि बता रहे हैं अपन ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अब ऊर्ध्वपातन अपन ने बता दिया था पहले भी कि ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है भी, किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, अगर कोई भी ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा द्रव रूप में ना आकर किस रूप में आ जाता है, गैस रूप में। ठोस पदार्थ गर्म करने पर अगर वो सीधा गैस रूप में आ रहा है तो उस क्रिया को अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जैसे मिश्रण अपने पास में नमक है, चीनी है, आयोडीन है, नमक, चीनी, आयोडीन ये ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया। अब इसमें से आयोडीन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। जैसे अपन इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर बताओ क्या होगा, ये दोनों तो पिघलेंगे, नमक और चीनी तो पिघलेंगे, और आयोडीन क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। आयोडीन हो जाएगा ऊर्ध्वपातित, और आयोडीन वाष्प को पृथक प्राप्त करना। जैसे ऊर्ध्वपातित होगी, इसको वाष्प को अपन अलग प्राप्त कर लेंगे, तो उससे आयोडीन अलग निकल कर आ गए, मिश्रण में से आयोडीन निकल कर अलग आ गई। तो जो पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं उनको अपन सीधे ही गर्म करके मिश्रण में से निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन भी ठोस पदार्थों का तो गुण है, कपूर है, आयोडीन है, नैप्थेलीन है, नौसादर है, इन पदार्थों को अपन मिश्रण में से सीधे पृथक कर सकते हैं। ये तो बताया अपन ने ठोसों का शोधन, ठोस पदार्थों का शुद्धिकरण किस प्रकार से करते हैं। अब द्रवों का शोधन, प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड, द्रवों के शोधन में
द्रवों के शोधन में अपन पढ़ते हैं आसवन, डिस्टिलेशन। अब आसवन है क्या? डिस्टिलेशन, आसवन जो है किसी भी द्रव को गर्म करना, द्रव को गर्म करना, उससे क्या बनेगी? वाष्प। फिर वाष्प को किस में गुजारना? संघनित्र में गुजारना। वाष्प को संघनित्र में गुजारना और उससे हो जाता है वाष्प का द्रवीकरण। वाष्प का क्या हो जाता है? द्रवीकरण। और ये जो वाष्प द्रवीकृत होती है ना, ये द्रवित वाष्प का द्रवीकरण हो जाता है। वो वाष्प द्रवीकृत रूप में जो इस तरह से अपन उस पदार्थ को द्रव के रूप में वापस प्राप्त कर रहे हैं। बताओ, द्रव पदार्थ है ना, उसको गर्म किया, गर्म करने से क्या बनी? उसकी वाष्प। वाष्प को संघनित्र से गुजारेंगे, वो वापस ठंडी हो जाएगी, वापस द्रव रूप में आ जाएगी। अब ये शुद्ध रूप में कैसी हुई है? एक द्रव है और उसमें दूसरा द्रव और मिला हुआ है। बताओ, दोनों के क्वथनांक में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अगर दोनों के क्वथनांक में पर्याप्त डिफरेंस है तो ऐसी स्थिति में साधारण आसवन कर लेते हैं। आसवन जो विधि है, पहले इसमें अपन बात कर रहे हैं, ये जो अपन यहां लिख रहे हैं, यहां मैं लिख रहा हूं साधारण आसवन। इसमें क्या किया जाता है? अभी द्रव को गर्म करते हैं, वो जो जैसे जल और एल्कोहल, जल और एल्कोहल, ये मिश्रण है, द्रवों का मिश्रण है जल और एल्कोहल, लेकिन दोनों के क्वथनांक में डिफरेंस काफी है। जैसे ही गर्म करेंगे, अब गर्म करने पर पहले एल्कोहल जो वाष्प है, एल्कोहल पहले वाष्पित होगा, एल्कोहल वाष्पित होगा, एल्कोहल वाष्पित हुआ, इसकी वाष्प जो बनी उसको किससे गुजारेंगे? संघनित्र से। वाष्प को संघनित्र में गुजारना, और वाष्प जो संघनित्र में गुजरी, अब देखो इसमें जल की वाष्प नहीं आई है, हमने एल्कोहल का क्वथनांक पर अपन ने उसको गर्म किया है। जल के क्वथनांक पे तो जल वाष्पित होने लग जाएगा, लेकिन एल्कोहल पहले वाष्पित होने लग जाता है, तो इसको अपन क्वथनांक, इसका क्वथनांक पे टेम्परेचर स्थिर रखते हैं, तो एल्कोहल की वाष्प आएगी, जल की नहीं आएगी। तो बताओ, इस मिश्रण में से अब केवल एल्कोहल ही तो निकल कर आया ना, उस वाष्प को संघनित्र में गुजारेंगे तो द्रव एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, द्रव एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। जल की वाष्प नहीं आई, जल उसमें रह गया, एल्कोहल अलग आ गया, तो दो द्रव में से एक द्रव को अपन ने पृथक कर लिया। अब ये तो बताया अपन ने कि जब दोनों मिश्रण में या विलय में दोनों द्रवों के क्वथनांक में डिफरेंस काफी होता है। अगर मिश्रण में या द्रवों का मिश्रण ऐसा है जिनके क्वथनांक में डिफरेंस कम है, तब यूज करते हैं प्रभाजी आसवन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। और प्रभाजी आसवन कब यूज किया जाता है? जब मिश्रण में द्रवों के क्वथनांक में अंतर काफी कम होता है। कोई भी जो विलयन है, मिश्रण है, यहां विलयन लिख देता हूं, और उसमें जो भी द्रव मौजूद हैं उनके क्वथनांक में अगर डिफरेंस कम है तो ऐसी स्थिति में प्रभाजी आसवन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन। अब पेट्रोलियम बोलते हैं, पेट्रो प्लस ओलियम, चट्टानों से निकाला गया क्रूड ऑयल, और ये जो पेट्रोलियम है इसका प्रभाजी आसवन करते हैं प्रभाज स्तंभ में। प्रभाज स्तंभ में गर्म करना। पेट्रोलियम को प्रभाज स्तंभ में गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर डीजल
अलग अलग प्रभाज में अलग अलग प्रभाज में हमें डीजल, पेट्रोल यानी गैसोलीन, केरोसिन आदि प्राप्त होते हैं। इसी में देखो ग्लिसरीन, कोलतार ये सभी प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम का प्रभाजीय आसवन किया जाता है, तो उससे ये सारे प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मिश्रण को प्रभाज स्तंभ में से गुजारते हैं। ये प्रभाज स्तंभ कांच का विशेष उपकरण होता है जिसमें बाहर संघनित्र रहता है। वाष्प जैसे गर्म करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार की वाष्प निकल कर आएगी, और जैसा उसका टेम्परेचर उस अनुसार संघनित्र में वो अलग अलग संघनित होकर इकट्ठी हो जाएगी। तो अलग अलग प्रभाज स्तंभ के अलग अलग प्रभाज में अलग अलग चीज प्राप्त हो रही है। डीजल अलग प्राप्त हो रहा है, केरोसिन अलग प्राप्त हो रहा है, पेट्रोल अलग प्राप्त हो रहा है, ग्लिसरीन अलग प्राप्त हो रहा है। इस तरह से प्रभाज स्तंभ इनको अलग अलग किया जाता है। यही किया जाता है रिफाइनरी में। पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण करते हैं रिफाइनरी जो अपन बोलते हैं, तो रिफाइनरी में इनको रिफाइन करने का मतलब यही होता है कि पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उससे अपन डीजल, पेट्रोल सब कुछ अलग अलग कैसे प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रभाजी आसवन है। अब एक किया जाता है भाप आसवन, दूसरा बताया अपन ने प्रभाजी आसवन, तीसरा भाप आसवन। देखो जैसा नाम से आ रहा है भाप आसवन का मतलब भाप तो अपन जानते हैं ना। तो ये भाप आसवन कब यूज करते हैं, अगर मिश्रण में कोई पदार्थ भाप में वाष्पशील लेकिन जल में अवाष्पशील रहता है। तब भाप आसवन किया जाता है। तो कार्बनिक जो यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक जो हैं जैसे नेप्थेलीन है, एनेलीन है, नाइट्रोबेंजीन है ना, उनका शुद्धिकरण इस प्रकार से करते हैं। वो पदार्थ क्या है, जल में तो विलयशील होते नहीं है भाई। कार्बनिक पदार्थ अपन जानते हैं जल में घुलनशील नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में जब भाप उसमें से प्रवाहित करते हैं, भाप को उस मिश्रण में से प्रवाहित करते हैं, तो भाप के साथ विलयशील होकर वो बाहर आ जाते हैं। फिर उनको क्वथनांक पर पृथक कर लेते हैं अपन आसवन करके। तो भाप, वो आसवन हुआ भाप का कि भाप के साथ मिलकर वो आ गए। जो पुष्प होते हैं ना, पुष्पों से जो सुगंधित पदार्थ पृथक करते हैं अपन, जैसे सेंट वगैरह प्राप्त करते हैं, फूलों से सुगंधित पदार्थ प्राप्त करना, सेंट वगैरह प्राप्त करना, वो भाप आसवन द्वारा किया जाता है। क्योंकि वो तेलीय पदार्थ ही तो होते हैं, तो जल में तो वो सीधा विलयशील होंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनका पृथक करना मुश्किल होता है, तो उनको इस तरह से पृथक कर लिया जाता है। तो भाप आसवन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण नेप्थेलीन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन आदि कार्बनिक पदार्थों का पृथक्करण। एक इसके अलावा इसे बताएंगे फूलों से सुगंधित तेल प्राप्त करना। फूलों से सुगंधित तेल प्राप्त करना वो किया जाता है। तो उसके लिए भाप आसवन यूज किया जाता है। तो ये अपन ने लिया, एक तो बताया सामान्य आसवन, एक बताया प्रभाजी आसवन, एक बताया अपन ने भाप आसवन, और एक जो अपन बता रहे हैं वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी जो बोलते हैं, वर्ण लेखन जो बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी अपन ने बताया ठोसों के शोधन में क्रिस्टलीकरण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, और द्रवों के शोधन में अपन ने बताया आसवन, जो अपन ने बताया साधारण आसवन, भाप आसवन,
और साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन। और ऐसे द्रवों के शोधन में यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन। वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखो क्या होता है कि विलय और विलायक, ये जो तकनीक है ना मिश्रण के पृथक्करण की आधुनिक तकनीक मानी जाती है। इसमें मिश्रण के अवयवों की दो प्रावस्थाओं के मध्य पहली स्थिर वर्णात्मक चयन पे आधारित होती है। इसमें स्थायी प्रावस्था तो होती है ठोस या द्रव, एक तो होती है इसमें स्थायी प्रावस्था और एक होती है इसमें गतिशील प्रावस्था। अब स्थायी प्रावस्था तो ठोस या द्रव रूप में, गतिशील प्रावस्था द्रव या गैस हो सकती है, द्रव या गैस। तो गति ये रहता है वर्णात्मक चयन। जब स्थायी प्रावस्था अगर ठोस है तो गतिशील प्रावस्था आएगी द्रव। जैसे इसमें जो क्रोमेटोग्राफ होता है ना, वो स्थायी प्रावस्था जैसे हो गई अपने पास में, और ये कोई भी मिश्रण है, ये हो गई गतिशील प्रावस्था। गतिशील प्रावस्था ये तो हो गई द्रव रूप में, और ये हो गई स्थायी प्रावस्था जो कि वर्ण लेखन जो अपन बोलते हैं, ये है स्थायी प्रावस्था, ये हो गई ठोस रूप में, क्रोमेटोग्राफ जो बोलते हैं अपन। जब इसको इसके इसमें ये जो विलयन है इसमें अलग अलग अवयव हैं, जब इसको इससे स्पर्श कराया जाएगा तो वर्णात्मक चयन जो बोलते हैं, तो ये जो द्रव है वो इसमें अधिशोषित होगा, और अधिशोषण होने के दौरान ये इसमें केशिकाओं पर आधारित ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो अलग अलग विलयन जो हैं वो अलग अलग मिश्रण के जो अवयव हैं वो अलग अलग रूप में इसमें अधिशोषित होते हैं, अलग अलग रूप से अधिशोषित हो गए। फिर इन वर्ण लेखन को अलग अलग रूप से काट लिया जाता है। जैसे ये एक अलग पदार्थ हो गया, ये एक अलग पदार्थ हो गया, यहाँ से यहाँ तक अलग पदार्थ अधिशोषित हुआ, यहाँ से अलग है। तो वर्णात्मक चयन पे आधारित है ये। विभिन्न अपनी अधिशोषण क्षमता के आधार पर ये एकल जो परत थी इसमें कई सारे परत बन गई अलग अलग पदार्थ की, और इनको काट कर अलग अलग कर लिया जाता है, अलग अलग रूप। फिर उनको विलायक में घोल लिया जाता है ले जाकर, जहाँ पर वो इसमें ये जो वर्ण लेखन है उसमें से निकलकर उस विलयन के अंदर आ जाते हैं, विलायक के अंदर घुल जाते हैं। तो वर्ण लेखन जो है ये आधुनिक मिश्रण के पृथक्करण की आधुनिक तकनीक है, स्वेट द्वारा जो खोजी गई है। और इसमें यानी किसी भी मिश्रण में से अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है पूर्ण रूप से पृथक करने के लिए। इसमें बता रहा हूं मैं, स्थायी प्रावस्था, गतिशील प्रावस्था होती है, वर्णात्मक चयन पे आधारित है। इसमें जैसी द्रव अगर गतिशील प्रावस्था है तो स्थायी प्रावस्था ठोस हो गई, और जैसे ही इस गतिशील जैसे इस वर्ण लेख को, इस क्रोमेटोग्राफ को इसके संपर्क में लाएंगे, ये इसमें अधिशोषित होगा, और अलग अलग मिश्रण के जो अवयव हैं अलग अलग रूप से अधिशोषित होंगे। तो अलग अलग इनके भाग बन जाते हैं जिनको काट कर अलग अलग रूप में मिश्रण के अवयव को निकाल लिया गया, फिर उनको उचित विलायक में घोलकर पृथक करते हैं। इस तरह से वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी विधि अपनाई जाती है। तो जनरली इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना, 2-3 जो शब्द हैं इन पे विशेष ध्यान दे लेना। क्रिस्टलन, आसवन, और एक जो बताया अपन ने ऊर्ध्वपातन, एक बताया अपन ने कौन सा भी वर्ण क्रोमेटोग्राफी जो बताई। ध्यान रखना, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का शुद्धिकरण किया जाता है प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातित पदार्थों का ऊर्ध्वपातन विधि अपनाते हैं। द्रव पदार्थों के शोधन में सामान्य अगर क्वथनांक में अंतर ज़्यादा है तो साधारण आसवन, क्वथनांक में अंतर कम है तो प्रभाजी आसवन, और अलग अलग विलायक में उसकी घुलने की अधिशोषण क्षमता के आधार पर क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। अगर आएगा पृथक्करण की वर्तमान
या आधुनिक पद्धति तो नाम आएगा किसका, क्रोमेटोग्राफी को, जिसको बताया था रूसी वैज्ञानिक स्वेट ने, इसने बताया था क्रोमेटोग्राफी के बारे में, वैज्ञानिक स्वेट ने बताया। ठीक है भाई।